नाउ लाइव स्टूडेंट्स एक बार प्लीज अगेन रिप्लाई आइदर द ऑडियो वीडियो क्लियर। लाइव में जो बच्चे एक बार और बताएं आइदर द ऑडियो वीडियो क्लियर। लाइव में जो बच्चे जुड़े हुए एक बार प्लीज रिप्लाई करें आइदर द ऑडियो वीडियो क्लियर वंस अगेन। ओके ठीक है, कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। और जो मैं बोल रही हूँ एक बार मुझे रिपीट करके बताना। जय माता दी। चलिए बहुत अच्छी बात है। रिप्लाई रिवर्ट बैक मैसेज करें, जो मैंने बोला है उससे क्लैरिटी हो जाती है कि आपकी क्लास प्रॉपर चल रही है। जोर से बोलिए जय माता दी। लाइव में जो बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार रिप्लाई करें प्लीज। आप क्लास में किसी बच्चे के पास लाइव एप्लीकेशन है? ओके ओके ठीक है, ठीक है जी ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और आज जो है हम अपने लेक्चर नंबर 4 की ओर बढ़ चुके हैं। ऑलरेडी हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द लेक्चर नंबर 4, लीगल एप्टीट्यूड कंपनी लॉ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और अगर हम इसमें बात करें, लास्ट क्लास की मैं बात करूं तो वहां पे मैंने आपको सेक्शन 8 से कनेक्टेड कुछ चीजें बताई थी। और जिन बच्चों की आज पहली क्लास है वो यहीं से स्टार्ट करें और बाकी के 3 लेक्चर्स का बैकअप ले लें। और अब जो है हम यहाँ पे एक पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। ये क्या कहता है? जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, कंपनी के केस में जो भी पैसा देता है, कंपनी से जो भी शेयर्स खरीदता है, अगर डिबेंचर होल्डर्स हैं तो उनको तो रिवर्ट बैक में इंटरेस्ट मिलता है, अगर शेयर होल्डर्स हैं तो वो पेशेंस होल्डर्स हैं, क्योंकि उनके साथ क्या है कि उन्हें पेशेंस है और वो जो है डायरेक्टली कंपनी को कभी नहीं बोलते मुझे कुछ दीजिए। लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग दी शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। So profit of a company is distributed among the shareholders in the form of dividend. Dividend के रूप में बांटा जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट की बात कर लेते हैं। मैं आपसे कुछ दूसरे तरीके के क्वेश्चंस भी पूछूंगी, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी आर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ या एनपीओ। सेक्शन 8 कंपनी की अगर हम बात करें, सेक्शन 8 कंपनी में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी प्रॉफिट्स होंगे तो वो प्रॉफिट्स जो है आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। वहां पे जो कॉन्सेप्ट चलता है वो क्या चलता है? नेकी कर और दरिया में डाल। मतलब आपको सेक्शन 8 कंपनी को पैसा देना है और उनसे बोलना है आप इस पैसे से क्या करिए? समाज सेवा। आप समाज के भले के लिए कोई भी काम करिए, मुझे रिवर्ट बैक में प्रॉफिट्स नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट और बताती हूँ कि सेक्शन 8 कंपनी लॉसेस के लिए होती है? आंसर इज नो। सेक्शन 8 कंपनी ऐसा तो है नहीं लॉसेस के लिए बनेगी, बट वहां एक पॉइंट होता है कि अगर प्रॉफिट्स होंगे तो किसके बीच में डिवाइड नहीं होंगे? शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। जब आप सीएस क्वालिफाई कर लेते हो या इन मिड आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, तो जब ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चन के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इज देयर एनी एक्सेप्शनल सिचुएशन जहां कंपनी के प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। यहाँ जो पढ़ाई करने का तरीका है, यहाँ जो पढ़ने का लेवल है वो थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल कोर्सेज। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और यहाँ हमारा रिदम प्रोफेशनल जैसा ही होना चाहिए। सो वहां पे जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइदर द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स और नोट, क्या प्रॉफिट्स जो है वो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या नहीं होते हैं। सो ओनली फ्यू सिचुएशन, ओनली एन एक्सेप्शनल सिचुएशन, दैट इज द सेक्शन 8 कंपनी। इवन सेक्शन 8 कंपनी इज ऑल्सो अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट, बट उसके अंदर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो उन प्रॉफिट्स का क्या किया जाता है? प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर दिया जाता है कंपनी की एक्टिविटी में, री इन्वेस्ट कर दिया जाता है कंपनी की एक्टिविटी में। क्लियर या ऑल क्लियर? सो अब इस पॉइंट को देखिए, द कॉमन स्टॉक सो डिस्ट्रीब्यूटेड इज डिनोटेड एंड द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, द पर्सन हुम, आगे समझिए, द पर्सन फॉर हुम, person who form it, manage it, belongs to our members, the proportional of capital to which member is entitled to his share। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और अब कंक्लूजन पे जाते हैं। फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन इट इज क्लियर कंपनी हैज इट्स ओन कॉर्पोरेट लीगल पर्सनालिटी। कंपनी की क्या होती है? अपनी एक
लीगल पर्सनालिटी होती है विच इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और प्रमोटर्स. कंपनी हैविंग इट्स ओन पर्सनालिटी विच इज नॉन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. A brief description of various attributes is given to explain the nature and features of the company as a corporate body. And यहाँ मैंने आपका लेवल भी रेज करने की कोशिश करी है. अगर मैं सेक्शंस का पिछली बार के जो मैं धीरे धीरे आपको सेक्शन से रूबरू करा रही हूँ, जैसे कि सेक्शन नंबर 1 इज अ शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट. सेक्शन नंबर 1 कहता है कि कंपनी एक्ट कहाँ पर लागू होता है, कंपनी एक्ट किस दिन से लागू हुआ, और कंपनी एक्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, दैट इज मेंशन इन द सेक्शन नंबर 1. If we are concerning about the section number 2 is a common section. Even whenever you pursuing your LLB, आप अगर लॉ भी करोगे, आप CS फाइनल में भी आओगे, आप CS एग्जीक्यूटिव में भी आओगे, तो जो चीजें मैं यहाँ आपका बेस क्रिएट करूंगी वो आपको प्रोफेशनल लेवल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ इवन लॉ तक काम आएगा. सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस होती हैं और उसे बच्चों इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वाई इंटरप्रिटेशन क्लॉज? क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक एक्ट पढ़ते हैं तो एक्ट को पढ़ना नहीं बोलते, उसे बोलते हैं इंटरप्रेट करना. उसको कानून को पढ़ने को क्या बोला जाता है? इंटरप्रिटेशन. क्योंकि वो खाली रीड करना नहीं होता, उसका लॉजिक निकालना होता है, ये क्या है और ये क्यों है और इसका क्या इफेक्ट है. इसलिए दैट इज नॉट अ प्लेन इंग्लिश, उसको क्या करना होता है? इंटरप्रेट करना होता है. एक स्टैच्यूट वर्ड सुना होगा आपने, स्टैच्यूट. कहीं भी स्टैच्यूट वर्ड आता है तो आपको समझ लेना स्टैच्यूट का मतलब है द रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर. जो हमारी लेजिस्लेचर्स होती है, हमारी पार्लियामेंट होती है, उनकी जो इच्छा है वो लिखित फॉर्म में होती है कि अब ये हमारे लोगों के लिए अप्लाई होना चाहिए, हमारे लोगों के राइट्स के लिए बनना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैच्यूट्स. मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है बच्चों के साथ बढ़ाने में, बेस बनाने में, लेकिन एक बार बच्चे का बेस बन जाता है तो फिर उसे लाइफ लॉन्ग कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और वो इतना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होके चलता है कि इन फ्यूचर वो किसी भी लॉ की पढ़ाई करे तो उसे पढ़ना आ जाता है. तो हमने यहाँ पे 2 बातें इंपॉर्टेंट पढ़ी. क्या क्या? वन इज इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि दैट इज नॉट अ प्लेन इंग्लिश. हमें उसे पहले पढ़ना होता है ये क्या है, ये क्यों है और इसका क्या इफेक्ट होगा, और लेजिस्लेचर इस कानून से क्या अचीव करना चाहती है, क्या इंटेंशन है. द रिटन इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर इज नॉन एज statutes. Clear? You're all clear? So if we are concerning about the foregoing discussion, it is clear that company having its own personality which is known as corporate personality. यहाँ तक क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत किसी को? May I proceed for next topic? Okay. Very slowly हम यहाँ पे चलेंगे. अब यहाँ पे कहते हैं कुछ पॉइंट बताएंगे और मैं आपके साथ सेक्शंस का डिस्कशन कर रही थी. लाइव वाले बच्चे डट के पढ़ना है, जम के पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ CSEE हमारा उद्देश्य नहीं है. आपको CS की पूरी जर्नी तय करनी है और उसके लिए बेसिक्स और हार्डवर्क की जरूरत है. सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम नेक्स्ट पॉइंट में आपको सेक्शंस के साथ लेके चलूंगी और सेक्शन के थ्रू ही इफेक्ट बताऊंगी. हालांकि आपके लेवल पे जरूरी नहीं है लेकिन जरूरी है. आगे की जो मंजिल होती है वो आसान हो जाती है. अब बिल्कुल धीरे से सुनो. सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट. सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस. सेक्शन नंबर 3 मिनिमम मेंबर्स, कि कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम कितने मेंबर्स की जरूरत है, दैट इज टू बी मेंशन इन द सेक्शन नंबर 3. सेक्शन नंबर 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी वाइल इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. जब कंपनी बनाई जाती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है. मेमोरेंडम के अंदर कंपनी की सारी मेमोरी होती है और मैं एक स्टोरी के थ्रू आज आपको कनेक्ट करूंगी. धीरे धीरे आपको लेके जाऊंगी. एक स्टोरी के थ्रू कनेक्ट करती हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं. सुनना ध्यान से. तू नाम वाम की चिंता मत कर. मैंने फिर से क्या बोला? तू नाम वाम की चिंता मत कर. उस जगह पहुंच. तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए. तेरे ऊपर अगर कोई मुसीबत आई तो पूंजी की कोई कमी नहीं है और अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा. फिर से सुनिए जरा. तू नाम वाम की चिंता मत कर. उस जगह पहुंच. तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए. अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी नहीं है. अब इसको समझते हैं ये क्या है. और यहां से आप जब CS एग्जीक्यूटिव में आओगे तो चैप्टर नंबर 3 इज MOA एंड AOA, तो वहां आपको इसी तरीके से पढ़ना है. तो वहां पे क्या होगा कि MOA के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं. नाम वाम की चिंता मत कर, नेम क्लॉज. नाम वाम की चिंता मत कर, नेम क्लॉज. तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्लॉज. उद्देश्य क्लियर होना चाहिए मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज.
पूंजी की कोई कमी नहीं है, लाइबिलिटी क्लॉज है ना, नो नो नो, कैपिटल क्लॉज, पूंजी मीन्स कैपिटल क्लॉज, मुसीबत मतलब लाइबिलिटी क्लॉज, अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, दैट इज अ नॉमिनेशन क्लॉज। क्या बोला मैंने, नॉमिनेशन क्लॉज, अकेला होता है 1% कंपनी में, तो अकेला रहेगा तो वहां पे कौन सा क्लॉज है, नॉमिनेशन क्लॉज। इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ मेंबर देन नॉमिनी इज अपॉइंटेड एज मेंबर, ओके, तो दैट इज टू बी मेंशन इन अ 1% कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के 1% कंपनी के अंदर क्या क्लॉज होता है, नॉमिनेशन क्लॉज। क्लियर या ऑल क्लियर? अब सुनो मेरी बात। अब हमने कहा सेक्शन नंबर 4 को कैसे याद करेंगे, बड़ी आसान टेक्निक है, चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है, शार्प होती है, चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी शार्प होती है, तो इट मीन सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा, तो सेक्शन नंबर 5 इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन नंबर 6 is the overriding effect of Companies Act. Section number 7 is a process of incorporation of companies. 7 फेरों से बंधाइए जन्मों का बंधन। Section number 8 means स्वर्ग का गेट, it means non-profit organization. Section number 9, come to the next section, that is the section number 9. Section number 9 is the effect of incorporation. क्या बताया हमने, effect of incorporation. इनकॉर्पोरेशन का इफेक्ट क्या होता है, तो फीचर्स आ जाती हैं सेट फॉर पिक। क्या बोला मैंने, सेट फॉर पिक, एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन, आई फॉर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, सी फॉर कैपेसिटी टू शू एंड बी शू। क्लियर होगी बात? तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेट फॉर पिक, एस फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, ए फॉर artificial person, T for transferability of share, P for perpetual succession, I for incorporated association, C for capacity to sue and be sued। तो क्रक्स में क्या हो गया, set for pick। एक बार दिखाती हूँ मैं आपको लिख के कि कैसे बोलेंगे हम इसे, set for pick, एक बार समझते हैं जरा इधर। Set for pick, so what do you mean by the S is a separate legal entity, A for artificial person, T for transferability of share, P for perpetual succession, I for incorporated association, C for capacity to sue and be sued। ये देखिए, अब इसे यहां फिट करते हैं, अब धीरे धीरे समझना। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोलते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी का बर्थ कैसे होता है, लॉ से, तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी, लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए या जाए या जिए या मरे, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी बेच सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड्स, कॉन्ट्रैक्ट करने के राइट्स होते हैं, उनकी एक्शन के ऊपर लिमिटेशन है। सेपरेट मैनेजमेंट, वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट एंड टर्मिनेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। अब समझते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहली फीचर डिस्कस करेंगे, दैट इज द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी।
कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को दूसरा नाम क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अब जरा समझते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। ये देखिए, दीज आर द फीचर्स ऑफ कंपनी। अभी जो मैंने आपको बताया ये नोटिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप इसे घर पे नोट कर लेना। तो यहाँ हमने यही देखा कि ये सारी फीचर्स है कंपनी की, और एक लाइन में जो हम इसे याद कर सकते हैं दैट इज द सेट फॉर पिक। सो अब हम पहली फीचर पढ़ते हैं, दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी हमें क्या समझाती है? सेपरेट लीगल एंटिटी हमें क्या बताती है? Entity of a company is separate from its members, directors and promoters. Company having its own personality which is known as corporate personality. मतलब क्या हुआ कि कंपनी की जो एंटिटी है वो सेपरेट है, किससे? मेंबर से, डायरेक्टर से, प्रमोटर से। कंपनी की अपनी own पर्सनालिटी है जिसे क्या बोलते हैं हम? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। फिर से सुनिए, entity of a company is separate from its members, directors and promoters. Company having its own personality which is known as corporate personality. तो अब इसका थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ और पॉइंट समझते हैं। एक पर्सन होता है और पर्सन के माइंड में क्या आता है? आइडिया। पर्सन के माइंड में क्या आता है? आइडिया। एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। सबसे पहले पर्सन होगा, पर्सन के माइंड में एक आइडिया आएगा। आइडिया क्या है? कि उसको एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। इट मींस एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। तो आइडिया किस में कन्वर्ट हो रहा है? एक्चुअलिटी में। अब जब एक्चुअलिटी में कन्वर्ट होगा तो सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट इज द फाइनलाइजेशन ऑफ नेम। क्या बोला मैंने? फाइनलाइजेशन ऑफ नेम। आप मुझे एक बात बताइए, घर में भी अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले क्या स्टेप लिया जाता है कि उस बच्चे का क्या किया जाए? नामकरण किया जाए। तो यहाँ भी सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? बच्चे का नामकरण किया जाएगा। तो अब बच्चे का नामकरण होगा। नामकरण होने के बाद अब जैसे ही बच्चा घर में पैदा होता है उसकी संपत्ति उसके नाम पे आनी स्टार्ट हो जाती है, चाहे मिले बाद में, लेकिन हिस्सेदारी हो जाती है। तो नेक्स्ट क्या होगा? परचेज प्रॉपर्टी। किसको बुलाया जाता है? पंडित जी को, है ना? पंडित जी को बुलाया जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं हायर प्रोफेशनल्स। क्या बोला मैंने? हायर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? ये प्रोफेशनल्स प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग सीएमए, ये सारे प्रोफेशनल्स में आते हैं। और उसी के साथ नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ एमओए एंड एओए। ये जो प्रोफेशनल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनका काम क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ से मैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज भी एनहेंस करूंगी ताकि भविष्य में जाके आपको दिक्कत ना हो। तो धीरे धीरे समझना। कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी सेक्रेटरी को स्कोप दिया गया, कंपनी सेक्रेटरी को कुछ पावर दी गई। उन्होंने कहा कि जब भी कभी कोई व्यक्ति कंपनी बनाएगा, हमें यह भी पता होना चाहिए कि जिस कोर्स को हम कर रहे हैं उसमें हमारा स्कोप क्या है। तो यहां इन्होंने कहा कि कंपनी एक्ट के तहत जब भी कभी कोई व्यक्ति ये चाहता है कि कंपनी बननी चाहिए, तो कंपनी बनाने के लिए आपको प्रोफेशनल से संपर्क करना पड़ेगा। प्रोफेशनल में भी सीए, सीएस या फिर सीएमए या एडवोकेट। लेकिन सीएस क्वालिफाई करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कंपनी में जॉब कर सकते हो, उसे बोलते हैं होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, या फिर आप अपनी ऑफिस सेटअप कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उन्हें बोलते हैं पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। उनके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होता है। एक व्यक्ति एक समय पे दो काम नहीं कर सकता, या तो वो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी होगा या वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होगा। तो अगर हम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पेसिफिकली जनरली क्या किया जाता है कि जब हम कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं तो कंपनी बनाने के टाइम पे उनके सिग्नेचर होते हैं, और सिग्नेचर करके ही गवर्नमेंट अथॉरिटी को डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं। अब गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ही सर्टिफिकेट देती है कंपनी का, और जब तक आरओसी सर्टिफिकेट नहीं देगी तब तक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा। तो आरओसी कौन सी आरओसी को? दैट इज टू बी अकॉर्डिंग टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ कंपनी। कंपनी जहां पर सिचुएटेड होती है उसी के जुरिस्डिक्शन में आप जहां जाना चाहते हो, उनका अपना जुरिस्डिक्शन एरिया होता है, मतलब अपना दायरा होता है। तो उसमें जाके आप क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकते हो। आज के डेट में फिजिकल फाइलिंग नहीं है, आज के डेट में पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है, जिसे ऑनलाइन फाइलिंग बोलते हैं, ई फाइलिंग बोलते हैं।
2007 से पहले सब कुछ हमारे फिजिकली होता था, लेकिन 2007 में हमारे यहाँ पे 21st सेंचुरी का एक नया कॉन्सेप्ट आया इंडिया के अंदर, दैट इज द MCA 21। उसे MCA 21 प्रोजेक्ट बोलते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होगा, जो आपको लर्न करना है वो इसके अंदर है, लेकिन साथ साथ मैं आपकी नॉलेज अपडेट करती हुई जाऊंगी। तो क्योंकि आई एम ऑल्सो टेकिंग क्लास एट CS प्रोफेशनल लेवल, CS एग्जीक्यूटिव लेवल, तो मुझे पता है कि बच्चों को किस तरीके से चीजों को ग्रास्प करना है, कमांड करना है, कैसे चीजों को कनेक्ट करना है। अब उसमें क्या है कि हमने कहा कि पहले क्या होती थी, सारी की सारी फिजिकल फाइलिंग होती थी, लेकिन अब क्या होने लगा, ऑनलाइन फाइलिंग होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। तो इस अटेम्प्ट में जो बच्चे नवंबर एग्जाम देते हैं उनके लिए हमारे पास एम्पल टाइम होता है कि हम उन्हें बहुत सारी नॉलेजेबल पॉइंट से चीजें सिखा सके। जब हम मे अटेम्प्ट की बात करते हैं तो बिल्कुल कम टाइम होता है, 1 महीने का ही समय होता है, तो उस समय हम टू द पॉइंट बच्चे को सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं जिससे उसका एग्जाम क्या हो जाए, क्लियर, क्योंकि वो जून के महीने में ही CS एग्जीक्यूटिव में आ जाता है। यहाँ पे हम बच्चे का इतना ज्यादा बेस स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि उसे कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसके पास बहुत समय होता है। तो हमने यहाँ पे बात करी कि पहले जो फाइलिंग होती थी वो कैसे होती थी, दैट इज द फिजिकल फाइलिंग। फिजिकल फाइलिंग के बहुत सारे नुकसान है, जैसे कि मैं एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मुझे किसी कंपनी का अगर इनकॉर्पोरेशन करना है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मुझे ROC के ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा फिजिकली। आई स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग क्यू एज अ प्रोफेशनल। यू नो कि एक प्रोफेशनल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, जितना टाइम मेरा वहां आने जाने में खर्च होगा, एक कंपनी को डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग में होगा, उतनी देर में मैं 4 कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। सो दैट्स व्हाई अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द 2007, दैट इज द E-फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन फाइलिंग, MCA 21 प्रोजेक्ट। सो उसके तहत क्या हुआ, नो नीड टू गो विजिट इन द फिजिकल ऑफिस ऑफ द ROC, एवरीथिंग इज ऑनलाइन एंड यू मे फाइल एट योर own office in your according to your comfort zone, that is to be available 24/7. No need to visit in any office physically. Everything is online because India is going towards a ease of doing business. What do you mean by the ease of doing business? Doing a business in a easy format. If there are lot more compliances are there, it's a very tough task to understand a professional, to understand an entrepreneur ki either do the business or follow the compliances. So that's why India taking an initiative, ease of doing business in a easy format. And how to do business in a easy format? If compliances are less, if laws are less, if formalities are less, so that particular person is focused on your business instead of filing, instead of compliances. So that's why a professional in an initial stage in the 2007 there are huge problems facing by professionals, facing by companies, but step by step, you know, me and you also not aware about the online payments, and I'm getting shocked to see कि online payment करना, it's a very tough task, मेरे ज़्यादा पैसे चले जाएंगे। And before COVID, if we are discussing about the payment system, everyone is suggesting as a physical payment, 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए। Either you go for buying a vegetable or vegetable vendor, then you have to pay rupees 100 or 50. एंड अगर उस समय हम बोलते थे तेरे पास पेटीएम है क्या, सो एवरीबडी इज लाफिंग, ओ सब्जी वाला इसके पास क्या पेटीएम होगा। बट नाउ डेज इट्स अ वेरी कॉमन, इवन everybody having a Paytm number or a online payment system. So we can say that nowadays India also going to the towards forward direction, and that's very helpful to everybody because online system is very easy to pay. So now 2007, after 2007 India is completely converted into the online filing, and me, you and हमारे जो professionals थे उनको भी एक grooming मिली. I'm a trainee that particular time, and I also exposed by the physical as well as online filing, and I'm feeling very lucky कि I also exposure of physical filing also. So इससे कहीं ना कहीं ये फायदा मिलता है कि आपको पता होना चाहिए कि पहले कैसे काम होता था, अब कैसे काम होता है। अब तो आपको कुछ पता ही नहीं है। इफ यू आर कंसर्निंग अबाउट द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑल्सो कन्वर्ट देयर ऑनलाइन फाइलिंग्स, ऑनलाइन फॉर्म फाइलिंग, ऑनलाइन एडमिशन। मेरे टाइम पे क्या होता था, हमें फिजिकली विजिट करना पड़ता था। Suppose I'm taking admission in CS executive, then I physically visit in ICSI C37 sector 62 Noida, and it's a horrible situation क्योंकि वहाँ उस समय सिर्फ जंगल ही जंगल था। But nowadays everything is online, सेम एज यूजुअल। अब मुद्दा ये उठता है कि अब एक प्रोफेशनल के पास कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आई, और जब एक प्रोफेशनल कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करेगा, सो
उसकी साइनिंग के बेसिस पर उसने उस पे साइन कर दिया और किसको जमा कर दिया, आरओसी को। अब जब आरओसी को जमा कर दिया तो ये बात तो साफ है कि आरओसी उस पे विश्वास कर रही है कि इसके ऊपर सिग्नेचर किसके, कंपनी सेक्रेटरी के, और वो इस बात की डिक्लेरेशन दे रहा है दिस कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट एंड द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो अब आरओसी सेटिस्फाइड हो गई किस बात से कि ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है किसके हिसाब से हो रही है, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उसके लिए बड़ा आसान हो गया। अब यहाँ पे मुद्दा ये उठता है कि ठीक है भैया ये सारी चीजें सेटल हो गई, सब कुछ हो गया। अब यहाँ ये आया कि अगर एक प्रोफेशनल रॉन्ग सिग्नेचर कर दे, बिना चेक करे, बिना सब चीजें अवेयर हुए फॉर्म साइन कर दे और आरओसी को भेज दे और कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए, तो क्या किया जाए बताइए? ऐसे प्रोफेशनल को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? आपके हिसाब से क्या किया जाए? रॉन्ग सिग्नेचर कर दिए बिना चीजों को चेकिंग करे हुए, क्या करना चाहिए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल रे बोल प्रोफेशनल, तेरा क्या किया जाए? सोच के बताओ। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या पनिशमेंट होना चाहिए ऐसे प्रोफेशनल्स का जो विश्वासघात करते हैं? होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपने सुना होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर एक प्रोफेशनल ऐसी मिस्टेक करते हैं, एक प्रोफेशनल इस तरीके का वर्कआउट करते हैं, तो ये पूरे हमारी जो इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होता है, प्रोफेशनल्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है कि यार तुम ये क्या कर रहे हो। वहां पे ये नहीं बोला जाता व्हाट्स योर गुड नेम खुशी, एज ए कंपनी सेक्रेटरी खुशी इज डूइंग रॉन्ग प्रैक्टिस। वहां पे बोला जाता है कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट टू फॉलो द लॉ। सो यहाँ पे जो हमें पावर मिली है, जो स्कोप हमें मिला है, ये हमसे छीना भी जा सकता है, छीना जा सकता है। ओके, अब ऐसे में अगर हमारे से स्कोप छिन गया तो ये बताइए क्या बचेगा हमारे पास? हमारा तो काम छिन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इंस्टीट्यूट का स्कोप कम होगा तो बच्चे कम सीएस करेंगे। तो इंस्टीट्यूट कहती है कि प्रोफेशनल तो इधर आ, पहले तूने इतनी हिम्मत कैसे करी, रॉन्ग प्रैक्टिस, तेरी जो डिग्री है ना हम छीन लेंगे। पहले डराया धमकाया जाता है, फिर छीन भी लग जाती है। तो प्रोफेशनल के ऊपर दो तरीके से तलवार लटकती है, एक तो इंस्टीट्यूट की तरफ से और दूसरा कंपनी एक्ट में सेक्शन 447 448 है। वो बहुत लंबी चौड़ी बात मैंने बोल दी आपको, जैसे बोल देना छोटी मुंह बड़ी बात बोल दी, लेकिन आप बहुत छोटे बच्चे हो, बट मैं नहीं मानती आप छोटे बच्चे हो। जैसे बच्चों का बेस बना के चले, जब 3 साल का बच्चा स्कूल जा सकता है तो तुम तो फिर भी 18 साल के हो, है ना। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ जब 3 साल का बच्चा आम और मैंगो दोनों चीज सीख सकता है तो तुम तो 18 साल के हो, है ना। कितना मुश्किल है ना हिंदुस्तान में पढ़ना, मुझे ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है। इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चों को डर जो लगता है ना स्कूल जाने से, वो पहले तो हमारी आम भाषा जो है वो हिंदी है और हिंदी में हम बहुत फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन जो हमारी स्टडी है वो पूरी इंग्लिश में है। और जैसे कोई तबला इंग्लिश बोलता है लगा भाई बहुत मुश्किल कहाँ मेरे। ऐसे हमारे इंडिया के अंदर बड़े सारे स्कूल्स हैं जो जो यूपी बोर्ड है या जो हिंदी बोर्ड है, और फिर जब वो हायर एजुकेशन के लिए कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहाँ इंग्लिश में होता है, तो उनको वो कॉन्सेप्ट से ज़्यादा लैंग्वेज में दिक्कत आती है। ये एक बड़ी समस्या है हमारे देश की और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होनी चाहिए कि इंग्लिश इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। शायद लैंग्वेज कम्युनिकेशन इंग्लिश रहनी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर हिंदी में भी समझा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो सीएस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो जाती है कि प्रोविजन तो तब याद होंगे, पहले तो उन्हें उस लैंग्वेज की लड़ाई लड़नी पड़ती है। और ये लैंग्वेज की लड़ाई हर किसी बच्चे को बचपन से ही लड़नी पड़ती है। जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जैसे आम घरों में, जैसे दिल्ली जैसी बात करें जहाँ पे उनका कम्युनिकेशन लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो अभी मेरी एक फ्रेंड है उसके साथ बड़ी दिक्कत हो गई है। और उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि वो बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर रिसाइडिंग एट होम एंड नो अदर पर्सन इज देयर एंड बोथ आर कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सो उनका बच्चा हुआ 1 साल 2 साल का तो ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश, 2.5 साल का हुआ तो वो कंप्लीट फ्रीक्वेंट इंग्लिश बोलने लगा क्योंकि उनकी लैंग्वेज वही थी। अब उसके साथ दिक्कत क्या हुई कि जब वो 2.5 साल का हुआ 3 साल का हुआ तो उसका स्कूल में एडमिशन कराया, तो स्कूल में एडमिशन कराया तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, बट प्रॉब्लम थी कि जैसे स्कूल बस से जा रहा है तो बस वाला बोल रहा बेटा ऊपर आ, उसे समझ ही नहीं आ रहा। वो किसी आम इंसान से बात कर रहा है उससे बेटा इधर आ, उसे समझ ही नहीं आ रहा। इवन ये तो एक बच्चे की बात है, अगर हम पेट एनिमल्स की बात करें और उसको बोलते हैं कम हियर तो वो समझता है, उसे इधर आ तो वो नहीं समझता। तो उस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि वो नॉट अवेयर अबाउट द हिंदी लैंग्वेज एंड इट्स अ वेरी टफ टास्क टू मैनेज द पेरेंट्स कि अगर अब बच्चे को ये तो है नहीं हमेशा आप इंग्लिश में ही रखोगे, अब कभी वो सब्जी लेने जा रहे हैं कभी दुकान पे जा रहे हैं, तो उसको जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो हिंदी होनी चाहिए,
वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बच्चा तो जो आप सिखाओगे वही सीख जाएगा। अब उसको अलग से हिंदी क्लास लगानी पड़ रही है, उन्होंने अपने रिलेटिव्स बुलाए जिनको जो हिंदी में बोलते हैं उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितना मुश्किल हो गया उस छोटे से बच्चे के लिए। तो मेरे को लगता है ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की है, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बैरियर्स बहुत है। तो ये इससे बच्चे को बचपन से जूझना पड़ता है। अब घर पे उसे जब 3 साल का होता है तो कई बार उसके ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं बेटा आम खाएगा, बेटा केला खाएगा, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन उसकी मदर बोलती है बेटा बनाना, बेटा लीची एंड बेटा मैंगो। स्कूल में जाते तो उसे पहले बहुत अच्छा था, पहले कैसे पढ़ाया जाता था कि पहले बोलते थे ए फॉर एप्पल एंड एप्पल माने सेब। मुझे लगता है वो सेब तो भूल गए हैं, या पढ़ाते स्कूल में ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। कितने बच्चे मेरी बात से एग्री हैं? ऐसे पढ़ाते हैं या चेंज हो गया? ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब, बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेंद, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली। अब ऐसे नहीं सिखाते, अब बोलते हैं ओनली सी फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, खत्म। तो ये एक दिक्कत है, ये एक प्रॉब्लम है, और इसी चीज को करते करते हम धीरे धीरे सरवाइव होते हैं बहुत सारे बच्चे और आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि कई बार बच्चा ना छोटे उम्र में ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। ज्यादा स्ट्रेस मतलब टाइम बाउंडेशन है, पढ़ाई का प्रेशर है, बहुत सारा कोर्स करिकुलम है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो बच्चे डल हो जाते हैं, बच्चों का माइंड खुल नहीं पाता है। 5 साल तक बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, बस वो खेलना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। लेकिन अब 5 साल तक बच्चे को अगर खिला देना, 6ठे साल वो स्कूल ही नहीं जाएगा, तो तेज बच्चा होता है आजकल का, तो ये भी बात है। तो इसीलिए पहले से उसे कैप्ट करके और डालते हैं। तो आप जैसे भी एक इतना बड़ा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, अगर इसे एटीट्यूड के साथ करोगे, किस एटीट्यूड के साथ कि मुझे चीज़ों को सीखना है, ना कि चीज़ों को रटना है। अगर तुम ऐसे पढ़ोगे ना कि मुझे चीज़ें रटनी है, मेरा एग्जाम है, ये है वो है, तो तुम ना कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अगर तुम ऐसे पढ़ोगे जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो तुम सोचो यार हम कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं जिनसे हमें इन फ्यूचर पैसे कमाने हैं। तो आप अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोर्स को करोगे तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा, और अगर तुम लट्टाफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बस डिग्री लेने की फॉर्मेलिटी करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जहां कॉन्सेप्ट 10 हो, 15 हो, 16 हो तो आप रट सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट की जहां कोई सीमा ना हो वह रट्टाफिकेशन पॉसिबल। अपनी ही भाषा में लिखना। मैं कभी भी किसी बच्चे से ये नहीं कहती सीएस मुश्किल है, सीएस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर तरीका सही हो। तरीका मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है उसे समझो, और समझने के बाद जो आपकी अपनी लैंग्वेज है उसमें उसे लिखना सीखो। जिस बच्चे ने काम कर लिया वो 2.5 से 3 साल में सीएस बन जाता है। बच्चे अगर रट्टाफिकेशन करेंगे, रटेंगे, तो पास होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारा रास्ता ना सही होना चाहिए, जिसपे हम चाहे धीरे चलें लेकिन सही रास्ते पे जाएं तो मंजिल आसान हो जाती है। लेकिन जब रास्ता ही गलत होता है तो मंजिल मुश्किल हो जाती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे प्रोफेशनल्स की। अब आपको एक बात क्लियर होगी कि प्रोफेशनल्स को बुलाया जाता है कब, बताइए जल्दी से, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। लेकिन प्रोफेशनल्स को क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि उनका सर्टिफिकेशन है, उनको वहां पे सर्टिफाई करना है। किस बात के लिए? कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है उसके डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक कर लिया, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मैंने चेक कर लिया, उसके डायरेक्टर कौन बनेंगे वो सही इंसान है, उनको जेल नहीं हुई, फलाना ठिकाना। तो अब वो सब करने के बाद जब फाइल की जाती है आरओसी के पास, तो आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। अब यहाँ पे बात आई, हमने कहा आरओसी को डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, और डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के बाद हमें क्या मिला? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक बार कंपनी का अगर COI आपने रिसीव कर लिया, इट मीन्स अब कंपनी पिक्चर में आ चुकी है और कंपनी का बर्थ हो चुका है। आप मुझे बताइए कंपनी का बर्थ कैसे हुआ है? रिप्लाई, बाय लॉ। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? बाय लॉ। कोई नेचुरल पर्सन आए या नेचुरल पर्सन जाए, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अब हम यहाँ पे केस स्टडी पढ़ेंगे, एंड केस का नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। ये क्या कहती है कि मिस्टर सैलमन होते हैं और वो ना शू का बिजनेस करते हैं, शू बिजनेस के व्यापारी होते हैं। मिस्टर सैलमन इनका नाम है। अब जब हम सैलमन की बात करते हैं तो सैलमन की हमने कहा, ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम सैलमन की बात करें तो आपको सैलमन का नाम कैसा नजर आ रहा है? सैलमन का नाम जो है वो इंग्लिश नेम है। क्या नाम है? इंग्लिश नेम है कि मिस्टर सैलमन। तो ये क्या करते हैं बच्चों? ये एक शूज का बिजनेस करते हैं। अब जब शूज का बिजनेस करते हैं तो वही सोल प्रोप्राइटर होते हैं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब जैसे कि आपने देखा चाट के ठेले लगाते हैं, शू, और इसकी ब्यूटी पार्लर, खूबसूरत ब्यूटी पार्लर की शॉप है, कटिंग वाले की दुकान है, और ये चॉकलेट टॉफी वाली दुकान है। ये सब कैसी होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने देखा होगा जिस दिन लाला जी ठीक है तो दुकान खुली, और लाला जी बीमार है तो दुकान बंद है ना? तो उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि जब हम सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस करते हैं तो उसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा हमारे सामने ये होता है कि अगर
ये बंद कर दिया है, इसे बंद रहने दो। हाँ, अगर हम बात करें कि भविष्य में जो है हमें कुछ बड़ा करना है, बड़ा कैसे, कि दुकान तो भैया हमने अपने जीवन यापन के लिए किया। आपने अक्सर करके एक बात सुनी होगी कि जिन बच्चों के घर पे दुकान होती है, शॉप होती है पापा मम्मी की, तो उनके पापा मम्मी कभी नहीं चाहते दुकान पे बैठे। हाँ, वो इमरजेंसी में बैठाते थोड़ी देर के, लेकिन कभी नहीं चाहते दुकान करे, वो चाहते पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बने। आई एम राइट और रॉन्ग? चाहते हैं ना? तो अब जो है ना बिजनेस करना है, और बिजनेस भी ऐसा करना है कि हमारे बच्चे करें, बच्चों के बच्चे करें, और बच्चों के बच्चे करें। तो इट मीन्स बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे करें। तो ये चाहते हैं कि लंबे समय तक हमारा बिजनेस चले। तो उसके लिए सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है? कंपनी। अब कंपनी सुटेबल फॉर्म बिजनेस क्या है? क्योंकि उस पे जिसने कंपनी बनाई वो रहे या ना रहे, कंपनी जीवित रहेगी। सबसे बड़ी दिक्कत बिजनेस में क्या आती है कि जो हम पैसे लगाते हैं, तो वो अगर उससे हमारा बिजनेस चल गया तो हमसे बड़ा राजा कोई नहीं, और नहीं चला तो घर का सामान भी चला जाएगा। कंपनी में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए और 1 लाख की कैपिटल ली, तो कंपनी को चाहे 10 लाख का नुकसान हो, मुझे सिर्फ कितना देना है? 1 लाख। तो यहां दिमाग में क्या आ जाती है? संतुष्टि। क्या बोला मैंने? संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, कि भविष्य में हमें ये दिक्कत नहीं रहती कि अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो हमारी पर्सनल एसेट्स चली जाएंगी। तो इसके लिए हम किससे बनाते, जरा बताना? कंपनी। लेकिन ये तो हमारा फायदा हुआ, नुकसान बताओ क्या है? कि कंपनी बनाने का सबसे बड़ा नुकसान ये है, कंपनी बनेगी कैसे? लॉ से। तो फॉर्मेलिटी होगी, पैसे देने पड़ेंगे। कंपनी चलेगी भी कैसे? लॉ से। तो सीएस को अपॉइंट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। कंपनी बंद भी किससे होगी? लॉ से। अब मान चलो कोई दुकान खोली, समोसे की दुकान खोली। अब समोसे की दुकान बढ़िया चली, कैसे खोलते समोसे की दुकान? आम के पत्ते लगाए, हवन किया, चाय लड्डू बंटवाई, दुकान खुल गई। नहीं चली दुकान, बंद कर दी। लेकिन कंपनी में ऐसा, भाई कंपनी तो गले का फंदा हो जाता है, ना उगला जाए और ना निगला जाए, ना ही उगला जाता है और ना ही, क्योंकि उसका बर्थ कैसे होता है? लॉ से। तो उसकी डेथ भी कैसे होगी? अब आपको कंपनी बंद करने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नहीं समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हुए पैसा खर्च करने में सबको मजा आता है, लेकिन अब कंपनी बंद करने के लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये सोच समझ के कि नहीं जी, कि मुझे तो जो बिजनेस करना है वो मैं करूंगा, मेरे बच्चे करेंगे और बच्चों के बच्चे करेंगे, ये सोच के वो रिस्क ले लेता है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, हम कंपनी फॉर्म में बिजनेस करेंगे। और इसे बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन। अब तुम्हें दिमाग से खेलना है, दिल से नहीं खेलना। हम ये कहते हैं जब कंपनी बनाई जाती है एज पर लॉ, तो कंपनी को जो चलाने वाले लोग हैं, जो उसके पीछे हैं, और जो कंपनी है उनकी अपनी अलग एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी है, अलग पहचान है कानून की निगाहों में। नॉर्मल पर्सन को नेचुरल पर्सन बोलते हैं और कंपनी को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल। लेकिन आगे जो मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूं, आपको पचेगी नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगी। आपके मन में अजीब तरीके के सवाल चलेंगे, लेकिन आपको दिमाग से खेलना है, दिल से। जब भी कोर्ट में केस जाता है, तो कोर्ट में जब केस जाता है, कोर्ट में जो केस की डीलिंग होती है, वहां पे अगर एक व्यक्ति है, मासूम सा बच्चा है या मासूम सा लड़का है, लेकिन उसने कोई घिनौना अपराध किया है और उसकी सजा जो है उम्र कैद होनी चाहिए, तो उस बच्चे की शक्ल देख के वो बच्चा टप टप रो रहा है, 21 साल का लड़का टप टप रो रहा है, लेकिन उसने घिनौना अपराध किया है, क्या उसे माफ कर दिया जाए? नहीं किया जाए। क्यों? तो इस समय जो सामने मैजिस्ट्रेट बैठे होते हैं, जो कोर्ट्स होती हैं, कोर्ट में जो जजेस होते हैं, वो ये नहीं देखते कि बच्चा मासूम है, इसकी शक्ल मासूम है, इसके आंसू गिर रहे, इसकी पूरी जिंदगी बाकी है, 21 ही साल अभी तो हुए हैं। हम क्या देखते हैं भाई? सबूत देखते हैं और उसका गुनाह देखते हैं, और गुनाह के बेसिस पर सजा दी जाती है। तो वहां पे कोर्ट जो है वो दिल से नहीं सोचती। किससे सोचती है? तो जितने भी वकील होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, जो लॉ पढ़ते हैं, वो दिल से नहीं सोचते। किससे सोचते हैं? दिमाग से। अब तुम्हें भी दिल से नहीं सोचना, तुम्हें किससे सोचना है? दिमाग से। अब सुनो जरा, अब सलमान के दिमाग में एक आइडिया है कि अभी तक तो जूतों का बिजनेस मैं कर रहा हूं, अब इस बिजनेस को मैं करूंगा और मेरे बच्चे करेंगे और बच्चों के बच्चे भी करेंगे, कि ठीक है। तो उन्होंने उठा के, अब ये बताओ इस बिजनेस को ऐसी कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि कोई भी उसके रहने या ना रहने से बिजनेस पे कोई इंपैक्ट ना आए। तो वो दैट इज द बेस्ट फॉर्म इज कंपनी। पार्टनरशिप फॉर्म में तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब सुनो जरा, यही तो दिमाग की बात है। बच्चों का अगर बेस एक बार सही बन जाए, एक बार उनका बेसिक स्ट्रोंग हो गया, भाई सब वो हाथ नहीं आएंगे किसी के, हवा की तरह आगे बढ़ेंगे।
बेस में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर बेस सेट कर दिया, अब बेस सेट करने के बाद आपको इतना मजा इस फील्ड में आएगा, आप कहोगे मैम सच बताएं मैम मजा आ गया मैम, जैसे पनीर की सब्जी में मजा आता है ना, बिल्कुल ऐसी कोर्स में मजा आ गया। पढ़ाई बोर तब लगती है जब पढ़ाई समझ ही ना आए, लेकिन पढ़ाई आसान कब लगती है? जब चीजें समझ में आने लगे। जिस भी काम को हम दिल से करते हैं, लाइव वाले बच्चों लाना, डंडा लाना जरा इनके लिए, लाइव वाले। ऐसा है, तुमने महाभारत देखी है, रामायण देखी है, मेरे पास एक ऐसी विद्या है, मैं आपके घर भेज सकती हूँ, डंडा सीधा हवा में जाएगा वो, या तो तुम चुपचाप पढ़ लो, नहीं तो तुम्हें शराब लग जाएगा। लाइव वाले बच्चे जो बीच बीच में जब मन करता है तो बटन दबाते हो, मैम स्टार्ट, अभी इनका मन कहीं जाने का करा तो इन्होंने फोन लिया अपना और फोन पे उंगली दबाई, चुप मैम, मैम चुप हो गई। मतलब ये सही नहीं चल रहा तुम्हारा हिसाब किताब, सही से पढ़िए बेटा। आगे देखते हैं, अब इन्होंने किस में कन्वर्ट किया बिजनेस को? कंपनी में। अब जब कंपनी बनाते हैं तो उसका एक नियम है कि कंपनी इनिशियल स्टेज में डायरेक्टर चाहिए, कंपनी में मेंबर भी चाहिए और कंपनी को फंड भी चाहिए। तो इनिशियल, अब ये जब इन्होंने बनाया बिजनेस खरीदा मिस्टर सैलमन का, तो इसका जूतों का बिजनेस था। अब हम किसी को अगर कोई सामान बेचेंगे तो बदले में कुछ पैसे लेंगे या नहीं लेंगे? इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर, इस कंपनी के अंदर सैलमन के अंदर जो सैलमन लिमिटेड कंपनी बनाई है, इसके अंदर जो डायरेक्टर है, जो क्या है? डायरेक्टर। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, हाँ ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, और इस कंपनी में जो टोटल पैसा हुआ है, जितना सामान लिया है, उसकी कीमत क्या है? 0.38782। क्या बताया मैंने? 0.38782। ये सारा का सारा बिजनेस इनको क्या कर दिया? सेल कर दिया। किसने बेचा? मिस्टर सैलमन ने। अब बदले में उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, यस और नो, पैसा चाहिए ना। तो ये जो पैसा होगा, ये किस तरीके से आएगा? इन्होंने कहा भाई साहब पेमेंट करना पड़ेगा, कंपनी से बोला, और इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर मेंबर सब मिस्टर सैलमन और उसका परिवार है। कौन है? मिस्टर सैलमन और उसकी फैमिली। अब मेरी बात सुनो, 0.38782 की हम बात कर रहे हैं, और जो पेमेंट आया वो कितना आया? 10,000। क्या बोला मैंने? 10,000। 10,000 मतलब टोटल पैसा जो देना है वो देना है 0.38782। फिर से बताइए कितना? 0.38782। हम मम्मी याद नहीं आ रहा, 0.38782। मैं इस पे कितना प्रेशर क्यों डाल रही हूँ? एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा और उसमें फिगर दे सकते हैं कि सैलमन जो केस स्टडी है उसमें टोटल कंसिडरेशन कितना है, तो 0.38782 है मैम जी। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब पेमेंट किस रूप में दिया जरा देखना, लाइव वाले बच्चे ध्यान देना, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो, इस जिंदगी का सवाल है आपकी। ये तुम जो मैम को चुप करके चले जाते हो, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। बहुत गलत बात है बेटा। हाँ चलो जी, अब देखो पेमेंट किस तरीके से आया। 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर, 20,000 के शेयर्स, 8782 का कैश। कैसे कैसे दोबारा बताना? 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर, 20,000 के शेयर, 8782 का कैश। अब ये जो 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर है, ये जरा समझो। सिक्योर्ड डिबेंचर किसके पास गए? मिस्टर सैलमन के पास। अब मिस्टर सैलमन को शेयर मिल गए, शेयर कितने के? 20,000 के। डिबेंचर कितने के? 10,000 के। टोटल पैसा कितना हुआ? 30। बचा कितना? 8782। ये कैश में दे दिया। ठीक, अब आगे कंपनी स्टार्ट होगी, कंपनी चलने लगी, लेकिन कंपनी को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है कि उसकी जो लायबिलिटी है वो एक्सीड हो गई। किससे? टोटल एसेट से। क्या बताया मैंने? उसकी लायबिलिटी जो है वो एक्सीड हो गई। किससे? टोटल एसेट से। और जो है उसकी स्पेसिफिकली जो लायबिलिटी हो गई वो हो गई आपकी 18,000। कितनी? 18,000। और जो उसकी एसेट्स है वो कितनी बची? 6050। कितनी बची बताना जरा। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, बड़ी मजेदार है, सच्ची घटना पे आधारित है, नाम सिर्फ काल्पनिक है। अब नाम काल्पनिक, जैसे कि हम एक बच्चे का नाम ले लेते हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? बालकृष्ण। वाओ, ब्यूटीफुल नेम। सो यस्टरडे इवनिंग हम और बालकृष्ण एक कॉमन पार्टी में गए थे, शादी का फंक्शन था।
अब हुआ क्या कि बालकृष्ण भी उसके इनवाइटेड गेस्ट थे और हम भी इनवाइटेड गेस्ट थे, और बालकृष्ण ने देखते ही विश किया, गुड इवनिंग मैम, और उसके बाद इसने पलट के नहीं देखा। पता क्यों? ये सीधा स्टॉल में घुसा, अंदर एंट्री ली, प्लेट उठाई और खाना स्टार्ट कर दिया। खाना क्या स्टार्ट किया? स्टॉल में जितने भी आपके स्नैक्स थे सबका लुत्फ उठाया, खाया नहीं लेकिन इकट्ठा किया। किसके लिए? खाने के लिए। पहले स्नैक्स लिए, स्नैक्स में उसमें गोलगप्पे रखवा लिए, गोलगप्पे का पानी डलवा लिया, फिर उसके ऊपर समोसे हैं, बर्गर है, टिक्की है, सब चीज ब्रेकफास्ट लिया, और उसी प्लेट में, सेम प्लेट में लंच की तरफ बढ़ गया। उसी प्लेट में चावल रखवाए, उसी में छोले हैं, उसमें पनीर है, उसमें मिक्स वेज, कोरमा एंड ऑल दैट। हद तो तब हो गई जब आइसक्रीम वाला आया और उसने कहा भैया आइसक्रीम देना। बालकृष्ण ने बोला आइसक्रीम देना। कि आइसक्रीम के हाँ हाथ में ले लो, कि नहीं इसी प्लेट के ऊपर रखो। तो बालकृष्ण की प्लेट का साइज कुछ इस तरीके से हो गया और सब इसको देख रहे हैं, और जितनी महिलाएं वहां पे सज धज के पहुंची हैं साड़ी में, वो बालकृष्ण से 1 किलोमीटर दूर हो जाती है। क्योंकि गलती से अगर बालकृष्ण किसी के ऊपर गिरा या बालकृष्ण की प्लेट किसी के ऊपर गिरी, तो जो महिलाओं ने 1 घंटे से मेहनत करी है और पता नहीं कैसे कैसे नई साड़ी अरेंज करी है, जो हर फंक्शन के लिए नई होती है, चाहे हमें एक्सचेंज करनी पड़े किसी से, अड़ोसी पड़ोसी से, बहन से, सिस्टर से, रिलेटिव से, कुछ भी जुगाड़ करना पड़े, चाहे सेम डे चांदनी चौक जाना पड़े, लेकिन साड़ी हर फंक्शन में अलग ही होती है। तो अब वो महिलाएं जो बस बालकृष्ण से दूर जा रही है, बालकृष्ण जानबूझ के महिलाओं के पास जा रहा है, तो जितने पास भीड़ उतनी कम होती जा रही है। अब मुद्दा यहाँ पे ये उठता है कि जो बच्चा है बालकृष्ण, इसने आइसक्रीम भी उसी पे डलवाई, और आइसक्रीम डलवाने के बाद पान बचा, तो पान को भी कहीं सी चोटी पे रख दीजिए इस प्लेट की। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारा बच्चा जो है ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, और लाइव वाले बच्चे आपसे भी, क्या बालकृष्ण बचपन से ऐसे ही हैं, या बालकृष्ण को ज्यादा तेज भूख लगी है, या बालकृष्ण वहां की सिचुएशन को देख के ऐसे हो गए हैं? अब बच्चा मेरे पास आता है, मैंने कहा बेटा तूने नाम डुबो दिया, और इनकी मम्मी इनको घूर घूर के देख रही है, मैंने बचपन से तुझे कितना खिलाया, कितनी चीजें दिलवाई, ये दिस इज मिसबिहेव बेटा। वो कह रहे हैं आपको समझ नहीं आएगा अभी, आप बैठे रहिए। मैंने कहा बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? इसने मुझे लॉजिकली आंसर दिया, मैम एक बात बताइए, मैं अगर पहले टिक्की खा लूं और बाद में समोसा खा लूं और बाद में कोल्ड ड्रिंक पी लूं और उसके बाद आइसक्रीम, जाना तो सब पेट में ही है ना, तो मैंने सब कुछ एक साथ पेट में घुसा लिया, अब 2 मिनट लिट्टी लिट्टी मारूंगा सब सेट हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए, क्या बालकृष्ण बचपन से इतने ही भुक्कड़ टाइप के इंसान हैं, या वो सिचुएशन देखकर ऐसे हो गए हैं? क्यों भाई सिचुएशन में से क्या बम का गोला है वहां? बताइए क्या स्थिति बनी। अब क्या होता है, कुछ मिनटों के बाद हम भी सोचते हैं कि हम भी कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे, और हम वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं और चाहकर भी वहां पहुंच नहीं पाते, क्योंकि जितना स्नैक्स सब खत्म है, राजमा खत्म है, पनीर खत्म है, खाली चावल है और गोलगप्पे बचे हुए हैं। अब गोलगप्पे की जब स्टॉल पे पहुंचते हैं तो वहां पे एक महिला बड़े स्टाइल में बोलती है, आर यू वेयरिंग ग्लव्स? मैं उसकी तरफ देखती हूँ और उस महिला से पूछती हूँ कि आप ये बताइए क्या टाइम हुआ है? कि मैम 10 बजे हैं। ये गोलगप्पे का स्टॉल कब से चल रहा है? शाम के 6 बजे से, 4 घंटे हो गए। अब ये स्टॉल पहने, ये ग्लव्स पहने या ग्लव्स ना पहने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 4 घंटे से अपना हाथ इसी पानी में डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं, डाल रहे और निकाल रहे हैं। दिस इज अ फॉर्मेलिटी ओनली वियरिंग अ ग्लव्स। सो आप ज्यादा हाइजीन मत करो, क्योंकि जो मामला था वो इसमें मिल चुका है। अब तो एक फॉर्मेलिटी, खुद ही बताइए, 6 बजे से गोलगप्पे चल रहे हैं और 6 बजे से वो सबको गोलगप्पे खिला रहा है। अब उसके हाथ में जो कुछ जमा हुआ माल था वो तो उसमें मिक्स हो गया। अब तो वो ग्लव्स पहने या ना पहने, तो ये सिर्फ मन की संतुष्टि होती है। अब हमने कहा चलो ठीक है भाई साहब, हम गोलगप्पे भी नहीं खाते, हमें स्थिति सही नहीं लगी, हम वहां से भी लौट के आ गए। अब ये बताइए बालकृष्ण ने स्टेप पता क्यों लिया था? क्योंकि बालकृष्ण को स्थिति एकदम साफ थी कि एक बार स्टॉल के अंदर जो एंट्री लेगा और राउंड लेगा, वो दोबारा राउंड लेने की हिम्मत नहीं रखेगा, क्योंकि वहां पे खाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी, बिना बुलाए मेहमान बहुत आ गए, लक्ष्मीनगर के बच्चे आ गए, पीजी वाले बच्चे आ गए और हॉस्टल वाले बच्चे आ गए, और खाना पड़ गया कम। इसीलिए बालकृष्ण ने स्टेप लिया। बिल्कुल ऐसा ही सैलमन कंपनी में हो रहा है।
उसकी जो एसेट्स हैं, आपको क्या लगा मैंने मजे के लिए स्टोरी सुनाई, कॉन्सेप्ट के लिए स्टोरी सुनाई। अब ये जो लायबिलिटी है ये टोटल 18,000 है और इसमें जो एसेट्स है वो 6050, 18,000 में 10,000 के सिक्योर डिबेंचर तो सैलमन के पास है और 8,000 जो है वो किसके पास है बच्चों, आउटसाइडर क्रेडिटर्स जो अनसिक्योर्ड है। आउटसाइडर क्रेडिटर्स कहते हैं पहले हम, हमने कहा क्या मतलब कि आप एक बार बताइए कोर्ट में पहुंच जाते हैं, ये 18,000 में से पहले पेमेंट, ये जो 18,000 की लायबिलिटी है इसमें से 6050 जो है वो पहले मुझे मिलना चाहिए। ये बात कौन बोल रहे हैं, आउटसाइड क्रेडिटर्स। हमने कहा क्यों, कोर्ट में कहते हैं सर सैलमन नाम किसका, इसी का, मैनेजिंग डायरेक्टर ये, मेंबर ये, डायरेक्टर इसकी फैमिली, ये कंपनी और ये तो सेम हो गए, यस और नो। तो पहले किसको पेमेंट दिया जाए, पहले किसको पेमेंट दिया जाए, आउटसाइड क्रेडिटर्स को। क्या ये सही कह रहा है, लाइव वाले बच्चे बताओ क्या ये सही कह रहा है, क्या इनकी अप्रोच सही है, हाँ जी क्या इनकी अप्रोच सही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, कम ऑन, नहीं कह रहे क्योंकि यहाँ पे हमें दिल से नहीं सोचना। कंपनी सैलमन कंपनीज लिमिटेड इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज पर या in accordance with provision of law, and when company is to be incorporated, company having separate legal entity which is altogether different from its members, directors and creditors, company having its own personality which is known as corporate personality. Clear या all clear, all clear। so लौट के बुद्धू घर को आए और जान बची तो लाखों पाए। तो इट मीन्स अब सैलमन को बोला जाएगा ये लीजिए आप, और जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनको मना कर दिया जाएगा और पहले जो पेमेंट मिलेगा मिस्टर सैलमन को मिलेगा और बाद में किसी और को मिलेगा। अगर हम बात करें बच्चों, ये मैंने आपको जो है पॉइंट बताया, पॉइंट हमने समझा और समझने के बाद अब थोड़ा सा हम बुक की तरफ भी चलते हैं और बुक में भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, सो यहाँ पे केस स्टडी है सेपरेट लीगल एंटिटी की, दैट इज द सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। और अब मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ जो मैंने आपको समझाया है। हैज क्लियरली एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल दैट once a company has validly constituted under Companies Act, it becomes a legal person which is distinct from its members. For this purpose it is immaterial whether any member has a large or small proportion of share, whether he hold those shares beneficially as trustee. Salman had some years carried on prosperous business, a leather merchant and a boot manufacturer. आगे क्या करता है, Salman formed a company consisting himself, his wife, his daughter, 4 sons, shareholder, and Salman sold his business to a company a sum of rupees 38782. The company's nominal capital this and in part payment purchase business, and यहाँ पे 10,000 के क्या है डिबेंचर्स और उसी के साथ साथ अलॉटमेंट 20,000 फुल्ली पेड शेयर्स एंड बाकी का क्या दिया, कैश वाज पेड। Thereafter first stage of business, first stage is ran into difficulties and यहाँ पे जो है total assets of company amount to be 6050 and total liabilities 18, 10,000 के secure debenture and 8,000 के outside creditors. Now later on क्या होता है, who claimed the whole of company's assets 6050 on the ground, company was mere allies agent for Salman, they were entitled to payment in priority to their debentures. They further pleaded Salman principal beneficiary and ultimate responsible for the company. Second stage में कोर्ट क्या कहती है, ए भाई साहब कि हाँ कि तुम जो शांत रहिए, कंपनीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज पर लॉ, मेमोरेंडम इज ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड, ओनली 7 शेयर्स टेकन सब्सक्राइबर, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एंड इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टूड बॉडी कॉर्पोरेट क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट्स। लास्ट में क्या कहते हैं वो देख लीजिए, देयर इज नथिंग, एंड यहाँ पे कहते हैं देयर इज नथिंग इज टू बी इम्पैक्टेड, सब्सक्राइबर मेमोरेंडम शुड बी इंडिपेंडेंट और क्या अनकनेक्टेड एंड टेक अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, सो माइंड और विल ऑफ देयर आउन। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं थर्ड स्टेज में जो डिसीजन आता है इन फेवर ऑफ मिस्टर सलमान, किसके फेवर में, सलमान के।
हैंस प्रूव्ड इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये कॉन्सेप्ट किसका था, सेपरेट लीगल एंटिटी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है इस पे ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। एनीबडी हैविंग एनी डाउट